सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज चर्चा करेंगे हम टॉप 50 क्वेश्चंस, बिल्कुल पैट के सिलेबस के आधार पर चर्चा करेंगे। जो 2022 में पैट के क्वेश्चंस आए ना अलग अलग सेटों में, उसके अकॉर्डिंग ही इसमें चर्चा करेंगे हम। और इसी बेस पे, इसी आधार पर आप अपनी जीके के पोर्शन को तैयार कीजिएगा और इसी हिसाब से पढ़िएगा जीके की किताबों में। चाहे आप ल्यूसेंट से पढ़िए स्टैटिक जीके, चाहे किसी अन्य किताब से पढ़िए, इसी हिसाब से पढ़ना है। और यही पैटर्न रहा है विगत वर्षों में, तब से यूपी SSC पैट के एग्जाम का आयोजन करा रही है, परीक्षा का आयोजन करा रही है। तो उसी आधार पर मैंने कुछ प्रश्नों को 2022 से मिलते जुलते कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखा है। तो अंत तक क्लास में बने रहें, इसी तरीके के प्रश्नों को नोट करें और ये आगे भी काम आएंगे आपके हर एग्जाम में। और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें। तो देखिए टॉप क्वेश्चन हैं जीके के। तो देखो, मानव ने सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया था? तो तांबे का इस्तेमाल सबसे पहले, तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया था मानव ने, है ना। और कौन से युग में किया था? ताम्र पाषाण काल में। अगर आपसे युग भी पूछा जाए, काल भी पूछा जाए, तो ये उत्तर आएगा। सबसे पहले मानव ने किसका इस्तेमाल किया? तो तांबे का किया। तांबा बोले तो कॉपर का किया। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना है, ताम्र पाषाण युग में। चौथी बौद्ध सभा कहां पे हुई थी? कुंडलवन में। और कुंडलवन कहां पे? कश्मीर में। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। अब ये मैंने चौथी बौद्ध सभा लिखी है। अब जरूरी नहीं है कि चौथी बौद्ध सभा, आप चारों ही बौद्ध सभाओं को पढ़िए। चारों बौद्ध सभा आपको याद होनी चाहिए। चारों बौद्ध सभाओं में से जो चौथी है वो कश्मीर में हुई है। और पहली तीनों बौद्ध सभा कहां पे हुई है भैया? पहली तीनों बौद्ध सभा बिहार में आयोजित हुई है। ठीक है, तीनों को पढ़ लीजिएगा। पहली राजगीर में, मतलब राजगृह में, दूसरी वैशाली में, और तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी हुई है कुंडलवन कश्मीर में। तीसरी भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र अथवा पटना, जो वर्तमान में पटना है, उस समय पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र को बसाया गया उदयन नामक शासक ने, जो हर्यक वंश का शासक था, जिसे पितृहत्या वंश के नाम से भी जाना जाता है। सम्राट अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध सभा होती है पाटलिपुत्र में। और पाटलिपुत्र या पटना स्थित है गंगा नदी के तट पर। गंगा और सोन नदियों का यहाँ पे संगम होता है बिहार की राजधानी में। तो चारों बौद्ध सभा याद रखिएगा। चौथी मैंने यहाँ पे लिखी है। प्रियदर्शी के नाम से कौन सा शासक जाना गया? सम्राट अशोक बहुत प्रसिद्ध थे। किस नाम से? प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था सम्राट अशोक ने, ये भी याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण युद्ध कौन सा रहा है इनका इतिहास के हिसाब से? कलिंग का। कलिंग की लड़ाई कब लड़ी इन्होंने? 261 BC में लड़ी कलिंग की लड़ाई। ठीक है, कहां पे लड़ी थी? उड़ीसा में लड़ी थी। इन्होंने अपने पुत्र और पुत्रियों को और साम्राज्य के अन्य लोगों को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने भारत के अथवा भारत के पड़ोसी देशों के अलग अलग हिस्सों में भेजा था। माफ कीजिए, हिस्सों में भेजा था। कौन से धर्म के प्रचार के लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। इसके अलावा अपने पुत्र और पुत्री को, महेंद्र पुत्र का नाम, संघमित्रा इनकी पुत्री का नाम, कहां पे भेजा था? श्रीलंका में, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। प्रियदर्शी के नाम से, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से सम्राट अशोक बहुत प्रसिद्ध थे, जो कि एक बहुत बड़े भूभाग पर इन्होंने शासनकाल किया था सम्राट अशोक ने। ठीक है, आगे बात करते हैं परम भागवत या विक्रमादित्य, ये भी उपाधियों के नाम है। कौन सा शासक जाना गया? चंद्रगुप्त सेकंड। गुप्त वंश का बहुत प्रसिद्ध शासक था। नवरत्न रहते थे इनके शासनकाल में। विक्रमादित्य के नाम से भी जाने जाते थे। और कौन सी उपाधि दी गई? परम भागवत भी दी गई चंद्रगुप्त सेकंड को। इनके शासनकाल में 9 लोग थे और 9 लोग अपनी अपनी अलग अलग विशेषताओं से, विधाओं से, जो एक्सपर्टीज थी, उनसे संबंधित थे 9 लोग। जिसमें एक धनवंतरी का नाम आप पढ़ सकते हैं, बहुत प्रसिद्ध चिकित्सक थे। किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में। इन्होंने सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को जमीनें भी दान में दी। और इसी काल में, इसी शासनकाल में भारत में मंदिर निर्माण कला की क्या रखी गई? नींव रखी गई। मंदिर बनना कब से आरंभ होता है? गुप्त काल से या गुप्त डायनेस्टी से। चित्रकला पढ़ें या साहित्य पढ़ें। चित्रकला और साहित्य की दृष्टि से भारत का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? गुप्त काल को ही बोलते हैं। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, छपड़क थे इनके दरबार में। ज्योतिषी थे। आर्यभट्ट के बारे में पढ़ते हैं, जो शून्य को लेकर के आए, शून्य का सिद्धांत दिया या शून्य का आविष्कार किया उन्होंने। इसी शासनकाल में शतरंज के खेल का उद्भव होता है भारत में, उत्पत्ति होती है। एक तरीके से कहें तो आविष्कार उसका होता है शतरंज के खेल का, जो कि दुनिया को दिया। चेस जैसे इंग्लिश में कहते हैं, है ना। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी हैं। कौन से? चेस के। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। पित्रादुरा, आप जानते हैं पित्रादुरा का प्रयोग एतमादौला के मकबरे में किया गया। एतमादौला का मकबरा नूरजहां के पिताजी का मकबरा है। किसने बनवाया? जहांगीर ने। और कहां पे स्थित है? जी, आगरा में। एतमादौला का मकबरा कहां स्थित है भाई साहब? आगरा में। पित्रादुरा बोले तो क्या होता था? संगमरमर का ये मकबरा बनवाया गया आगरा के अंदर। एतमादौला का मकबरा संगमरमर का। और ये संगमरमर की जब बिल्डिंग बनाएगी तो उसके अंदर चित्रकारी करी गई। और चित्रकारी के बीच में हीरों को और अलग अलग महंगे
बहुमूल्य हीरों से संबंधित और भी चीजों को जड़ा गया चित्रकारी के बीच में, तो इसको बोला गया पित्रादुरा। तो पित्रादुरा का इस्तेमाल एतमादौला जहांगीर ने भी करवाया, शाहजहां ने भी करवाया था अपने शासनकाल में। ठीक है, क्योंकि शाहजहां ने तो सबसे ज्यादा इमारतें बनवाई, तो उसने भी इसका इस्तेमाल कराया था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। और स्थापना कहाँ पे हुई थी? लंदन में। तो उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। और जो सबसे पहला व्यक्ति आया ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत, जो व्यक्ति भारत में आता है, भारत में व्यापार की अनुमति लेता है, वो जहांगीर के दरबार में आया, जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। सबसे पहले 1608 में आया था, 1611 तक रहा था, 3 साल तक रहा था। उसके बाद सर टॉमस रो आया था। सर टॉमस रो ने भी अनुमति ली थी जहांगीर से व्यापार की। ये दोनों लोग आए थे। टॉमस रो अजमेर में मिला था, कैप्टन हॉकिंस आगरा में मिला था। किससे मिला था? जहांगीर से मिला था। जहांगीर का शासनकाल, जहां जिसने पूरे विश्व को गिर मतलब जीत लिया। जहांगीर का मतलब है जिसने विश्व को जीत लिया, जिसने बहुत बड़े भूभाग को जीत लिया, ऐसा उसका नाम का अर्थ है। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। और जहांगीर किसका पुत्र था, ये कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं, कंबाइंड और मिक्स, 50 नंबर की जीके के लिए, यूपी पैट के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में आता है। 1942 में शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन इस कारण की वजह से शुरू हुआ। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में। कौन से महीने में? मार्च 1942 में। इसने कुछ सुझाव दिए, कुछ प्रस्ताव रखे संवैधानिक चीजों से संबंधित, लेकिन वो भारतीय नेताओं को पसंद नहीं आए, भारत की व्यवस्था में स्थापित नहीं हो पाए, तो ये फेल हो गया, असफल हो गया। इसके बाद ही भारत में कौन सा आंदोलन शुरू कर दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन। 8 अगस्त 1942 को बंबई से शुरू कर दिया महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में। और महात्मा गांधी जी को एक जेल में पकड़ करके बंद कर दिया। सरोजिनी नायडू भी महात्मा गांधी जी, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित ये जेल है, जिसका नाम आगा खां पैलेस, जो कि एक पैलेस था, जेल के रूप में तब्दील कर दिया था। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और करो या मरो का नारा दिया गया, कौन से आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में। डू एंड डाई, या तो भारत के लिए करो या फिर भारत के लिए मर जाइए। ये संदेश दे दिया गया पूरे देश में। किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। तो महात्मा गांधी जी की याद में 2 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। विश्व में मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और भारत में तो गांधी जयंती मनाते ही हैं, वो तो सभी को पता है, क्योंकि गांधी जी का जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी याद रखेंगे, जो कि कई बार एग्जाम में आता है, पुराने पैट के पेपरों में भी पूछा गया अलग अलग सेट्स में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। क्योंकि देखो बंबई है, बंबई से किसका निर्माण किया गया? बंबई से सिंध प्रांत बनाया गया, निकाल करके, हटा करके, विभाजन करके बंबई से। बंबई एक बहुत बड़ा प्रांत था, बंबई से सिंध प्रांत बना दिया। तो इसका जो निर्माण किया गया वो 1935 के भारत शासन अधिनियम में पढ़ते हैं हम। कौन से अधिनियम में पढ़ते हैं? 1935 के। कहने का मतलब सिंध प्रांत पहले बंबई का हिस्सा रहा था, ऐसे समझ लीजिए आप। लेकिन 35 में बंबई से किसका निर्माण करा दिया? सिंध प्रांत का, जो कि इस समय सिंध का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा है इस समय सिंध। बर्मा को भी 1935 में भारत से अलग किया गया था। उड़ीसा और बिहार को भी 1935 में ही बनाया गया था। और 70% भारत का संविधान भी 1935 के अधिनियम से ही अपनाया गया, भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, भारत में संघात्मक व्यवस्था भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है। अध्यादेश की व्यवस्था भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई है। लिख लीजिएगा सभी पॉइंटों को जो कमेंटेटरी की है। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी ने और बटुकेश्वर दत्त ने नारा दिया, वैसे भगत सिंह जी ने नारा दिया। इसको लिखा किसने था? इकबाल नामक एक उर्दू के जाने माने, उस समय भारत की क्रांतिकारी की लड़ाई भी लड़ी, उर्दू के जाने माने शायर थे, तो उन्होंने लिखा था। लेकिन बोला किसने था इंकलाब जिंदाबाद? भगत सिंह ने। 8 अप्रैल 1929 को लाहौर की केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंकते समय दोनों लोगों ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। लेकिन उत्तर भगत सिंह आएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। इसी तरीके से तैयार करने हैं आपको सभी पॉइंट। भारत का मानक समय लंदन में जीरो रेखा है। लंदन में कौन सी रेखा है? जीरो रेखा। जीरो रेखा है जो विश्व के बिल्कुल बीचों बीच से खींची गई है। जैसे अगर मैं यहाँ ऐसे बीचों बीच से खींच दूं एक रेखा, इसको बोला गया जीरो रेखा। तो ये लंदन में है और जगह का नाम है GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी पूछी गई, ग्रीनविच मीन टाइम, जो जीरो रेखा है। अब इससे भारत का समय जब देखेंगे तो हम कितने घंटे आगे रहता है? 5.5 घंटे आगे रहता है। इसे तो रट लेना आप, ये रटने वाली चीजें होती है बहुत सारी। कॉन्सेप्ट इसका हमने समझा रखा है भूगोल की क्लासों में, प्ले लिस्ट में जाएं, ज्योग्राफी की पहली क्लास ही आप देख लें, वहां पे पूरा कॉन्सेप्ट इसके बारे में समझा रखा है। क्यों 5.5 घंटे आगे है ना? 1 मिनट में कितने देशांतर डिग्री आगे बढ़ जाता है समय, पश्चिमी देशों में कितना रहता है, पूर्वी देशों में। चूंकि भारत लंदन से कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। इस वजह से हमेशा हम अपने देश के टाइम के साथ क्या जोड़ते हैं? दिशा में पूर्व दिशा।
पूर्वी देशांतर में टाइम पढ़ते हैं। तो 5.5 घंटे हमारे देश का समय आगे रहता ही है। कौन सी जगह से? लंदन से। और कौन सी रेखा से? जीरो रेखा से। इसे मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। मध्याह्न का मतलब मिडेबल, मतलब विश्व के बीचों बीच से खींची गई है। लंदन में स्थित एक जगह का नाम GMT है। आप अपने मोबाइल में जाएंगे, आप सादा मोबाइल में जाएंगे, सैमसंग ग्रुप वाले मोबाइल में जाएंगे, आप बड़े एंड्रॉयड फोन जो भी आप चलाते हैं, जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसमें जब आप बर्ड क्लॉक देखेंगे और लंदन वाले पार्ट को देखेंगे तो वहाँ GMT लिखाएगा, जीरो रेखा आपको दिखा रहा होगा वहां पे। भारत की सबसे ऊंची चोटी पढ़ते हैं तो कौन सी है? K2। पूरा नाम क्या है इसका? गॉडविन ऑस्टिन। कौन से वाले हिस्से में? ये पीओके वाले हिस्से में। और कौन से हिमालय के अंतर्गत आती है? बृहद हिमालय के अंतर्गत आती है। अगर आपसे हिमालय पूछा जाए तो बृहद हिमालय, और पूरा नाम पूछा था गॉडविन ऑस्टिन, और शॉर्ट में नाम पूछे तो K2, और हिस्सा पूछे तो पीओके। पीओके की राजधानी है भाई साहब मुजफ्फराबाद, इसकी राजधानी है। वैसे भारत का ये हिस्सा है। जे बंगाल का शोक कौन सी नदी को बोलते हैं? दामोदर नदी। जो बंगाल में सबसे ज्यादा तबाही करती है, मानसून के समय में बाढ़ जैसे हालात पैदा करती है, बहुत ज्यादा हानि होती है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, क्योंकि कोसी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकल के आती है। दामोदर कहाँ पे बहती है? छोटे नागपुर के पठार में बहती है। ठीक है। असम का शोक किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को, जो कि तिब्बत से निकलती है, चेमायायोडुंग ग्लेशियर से। असम का शोक। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली। कहाँ पे स्थित है? असम में ही। और कौन सी नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है सर। पंचवर्षीय योजना होती है। पंचवर्षीय योजना तो कितने साल की? 5 वर्ष की, जो कि सरकार विकास के लिए बनाती है। अंतिम रूप से इनको कौन लागू करता है? तो अंतिम रूप से पंचवर्षीय योजना को लागू करता है NDC। NDC बोलते हैं शॉर्ट में, और पूरा नाम है इसका राष्ट्रीय विकास परिषद। अंतिम रूप से लागू करता है। और राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी 1952 में, तारीख गई 6 अगस्त 1952 को। पंचवर्षीय योजना को अंतिम विभाग है जो लागू करता है, ग्राउंड पे लागू करता है। हरित क्रांति पढ़ाई होगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है भैया? हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। अगर आपसे उत्पादन पूछा जाए, ये भी ना पूछा जाए तो गेहूं आ जाएगा इसमें। गेहूं और खाद्यान्न दोनों याद रखना। अगर ये भी ना आए तो धान उत्पादन आ जाएगा इसमें। धान पे काम किया गया, और खाद्यान्न फसल मतलब गेहूं और धान दोनों पे काम किया गया। खाद्यान्न लिख देते हैं उसे एक शब्द में। तो हरित क्रांति कौन से दशक में आई? अगर दशक आपसे पूछा जाए तो उत्तर क्या देंगे? 60 के दशक में। कौन से दशक में? 60 के दशक में। अगर वर्ष पूछी जाए तो 1966-67 में हरित क्रांति का शुभारंभ होता है भारत में। और सबसे ज्यादा धान की खेती पर और गेहूं की खेती पर, खासतौर पर पंजाब राज्य में, पंजाब में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में एवं राजस्थान में, इन सभी हिस्सों में काम किया गया था हरित क्रांति पर। लेकिन सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई पंजाब राज्य को। ठीक है सर, कोई शक? नो शक। तो मौलिक अधिकारों को भी पढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू कौन करता है? आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट को पावर है, और हाई कोर्ट भी लागू करता है मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके पास है? माननीय उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट, दोनों के पास है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, क्योंकि मौलिक अधिकार वाला पार्ट दे रखा है आपके सिलेबस में। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सी गैस जिम्मेदार है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सबसे ज्यादा हमारा जो वायुमंडल है, हमारा जो आवरण है, हमारे चारों तरफ जो आवरण है, उसी को वायुमंडल कहते हैं हम। उस वायुमंडल में जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कर रही है या सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रही है गैस, वो कौन सी गैस फैला रही है? CO2। पूरा नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रश्न आएगा वैश्विक तापमान के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो आंसर CO2 सबसे ज्यादा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं या वैश्विक तापमान। निमोनिया की बीमारी होते हैं आमतौर पर छोटे बच्चों में, सामान्यतः ये रोग देखा जाता है। कौन सा रोग? निमोनिया की बीमारी। और कब देखा जाता है? वैसे तो आमतौर पर कभी भी हो सकता है, लेकिन सर्दियों में बहुत होती है ये बीमारी बच्चों के अंदर। कौन सी? निमोनिया। तो निमोनिया कौन से अंग को प्रभावित करते हैं? फेफड़ों को। निमोनिया की बीमारी फेफड़ों को, और टीबी की जो बीमारी होते हैं वो भी क्या खत्म कर देती है? फेफड़ों को खत्म कर देती है। ये दोनों बीमारी याद रखना। टीबी की बीमारी को और क्या बोलते हैं भैया? वैज्ञानिक भाषा में कोई दूसरा नाम है? टीबी की बीमारी को कुछ नाम है क्या? मैंने तो टीबी लिख दिया सामान। नहीं, कुछ बोलते हैं बायोलॉजी में, बोलते हैं, ध्यान नहीं रहा। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा टीबी की बीमारी को बायोलॉजी में और क्या बोलते हैं। हमने डायरेक्ट टीबी लिख दिया इसमें। तो निमोनिया और टीबी की बीमारी कौन से अंगों को प्रभावित करती है? फेफड़ों को प्रभावित करती है। चलो याद आएगा तो आपको बताएंगे, वैसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बात करते हैं। देखो, लोकसभा में आपको चुनाव लड़ना है। आप जाओ लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए। नई संसद बन गई है दिल्ली में भाई साहब। तो 25 साल के आप रह जाओ तो लोकसभा में चुनाव आप लड़ेंगे बिल्कुल 100%। और चुनाव लड़के कितने साल तक रहेंगे लोकसभा में? 5 वर्ष तक। कहने का मतलब लोकसभा में जो सदस्य रहता है, सदस्य कितने साल तक रहता है लोकसभा में? 5 वर्षों तक अपना कार्यकाल पूरा करता है लोकसभा के भीतर। और कितनी उम्र होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए? 25 साल होनी चाहिए। पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, जिस शर्तें संविधान में। क्या नहीं होना चाहिए? पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा में चुनाव लड़ने की जो आयु है वो कितनी साल है? 30 साल।
अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो कै साल होनी चाहिए? 30 साल। और कै साल तक रहेंगे आप राज्यसभा के सदस्य? 6 वर्षों तक रहेंगे। और राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है, परमानेंट सदन है, जो कि कभी विघटित नहीं होता है। और लोकसभा कैसा है? हर 5 साल बाद विघटित हो जाता है और नई सरकार चुनकर आती है। ठीक है। राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं आर्टिकल 64 के अनुसार, और उपराष्ट्रपति होते हैं आर्टिकल 63 के अनुसार। और आर्टिकल 66 में उनके चुनावों के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 69 में उनकी शपथ के बारे में लिखा गया है। किन के बारे में लिखा गया है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इस समय है भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, जो कि राजस्थान के कहाँ के रहने वाले हैं? झुंझुनू जिले के। और राजस्थान का झुंझुनू किसके लिए फेमस है? तांबे के लिए। तांबे की बहुत प्रसिद्ध खान या सबसे बड़ी खान कह सकते हैं। कौन सी खान है? खेतड़ी की खान। खेतड़ी की खान बहुत प्रसिद्ध खान है। विश्व जल दिवस भाई पानी बचा करो, ज्यादा मत खर्च करे करो, तो कब मनाते हैं? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। पानी को बचाइए आप। पानी सभी के जीवन का अधिकार है, हमारा मौलिक अधिकार भी है, संविधान में लिखा है, फंडामेंटल राइट्स है जी हमारा। जल से संबंधित और जो भी हमारे मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं बहुत सारी चीजें जो व्यक्ति के जीवन को चलाने के लिए चाहिए, वो सभी मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 21 के अंतर्गत शामिल है। तो विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को, जनता में अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए कि पानी को कम से कम वेस्ट करें। और 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व वानिकी दिवस। जंगल के प्रति, पेड़ों के प्रति, और क्या बोलते हैं जंगल का पर्यायवाची शब्द बताओ? विपिन के प्रति, कांतार के प्रति या अरण्य के प्रति जागरूकता के लिए, है ना, ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 21 मार्च मनाया जाता है। बालक हंस रहा है पर्यायवाची शब्दों पे। तो पर्यायवाची शब्द भी आपको याद रखने। आपको नौकरी लेनी है तो अपने चारों पहियों में क्या रखनी होगी? हवा। जबरदस्त। 4 पहिए बोले तो गाड़ी के चारों पहियों में जब हवा होगी तो तेज दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? यमुना एक्सप्रेस वे पर या लखनऊ एक्सप्रेस वे पर या ग्रीन फील्ड पर या ताज एक्सप्रेस वे पर, ये उनके अन्य नाम है, या किसी भी एक्सप्रेस वे पर मैं बात करूं। गंगा एक्सप्रेस वे जो कि यूपी का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे बनना है, ठीक है, 600 किलोमीटर के आसपास बनना है, जो मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। गंगा नदी के नाम पर उसका नाम दे दिया है। चल रहा है युद्ध स्तर पर काम, 1-2 साल में बनके और कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे गाड़ी दौड़ती है उसी हिसाब से यदि आपको अपने आप को दौड़ाना है तो चारों पहियों में हवा रखनी होगी, इन द सेंस ऑफ आपको मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी आनी चाहिए बढ़िया तरीके से। ज्यादा बढ़िया नहीं, लेकिन इतना बढ़िया आना चाहिए कि भाई पेपर क्वालिफाई हो जाए आपका। ठीक है, वो हम बताना चाह रहे हैं आपको। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। जो ओलंपिक के गेम्स होते हैं उसका जो मुख्यालय है वो कौन सी जगह है? स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? वर्न। और स्विट्जरलैंड कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में। और स्विट्जरलैंड को क्या कहते हैं? धरती का स्वर्ग बोलते हैं। इतना सुंदर देश है जो पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है बिल्कुल। और कैसा देश है? लैंडलॉक्ड कंट्री है ये यूरोप का। स्विट्जरलैंड यूरोप का लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड बोले तो इसके आसपास किसी भी सागर की सीमा नहीं लगती है। ये अन्य देशों से घिरा हुआ देश है। ऐसे देशों को लैंडलॉक्ड स्टेट या कंट्री बोलते हैं। स्थल रुद्ध देश हिंदी में कहते हैं। यूनेस्को तो आप जानते ही हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। स्थापना का वही 1946 में। यूनेस्को को याद रखना, अभी यूनेस्को ने भारत का 41वां स्थान शामिल किया है। क्या नाम है उसका? शांति निकेतन आश्रम। और शांति निकेतन आश्रम कहाँ पे स्थित है? बंगाल में स्थित है, जिसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे। और बाद में इस आश्रम को किसने आगे बढ़ाया? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इस आश्रम को आगे बढ़ाया, जिनको पहली बार भारत के इतिहास में नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में। कौन सी पुस्तक के लिए? गीतांजलि के लिए। साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर जी को दिया गया। तो याद रखिएगा, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में। कब स्थापना हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। काय की? संयुक्त राष्ट्र संघ की। दांडी मार्च कब शुरू होती है? 12 मार्च 1930 को। कहां से शुरू हुई थी? साबरमती आश्रम से। और कहां तक गई थी मार्च? दांडी तक गई थी। कितने लोग गए थे इसमें? 78 लोग गए थे गांधी जी के साथ। कितने दिन तक पैदल चले थे? 24 दिनों तक पैदल चले थे। और जब पहुंच गए 24 दिनों के बाद 78 लोगों के साथ, ऐसे तो हजारों की भीड़ उनके साथ बढ़ती गई। जैसे जैसे उनका काफिला बढ़ता गया तो लोग उनके साथ शामिल होते गए गांधी जी के साथ। पैदल यात्रा थी। इसका उद्देश्य था नमक के कानून को तोड़ना, जो अंग्रेजों ने नमक के ऊपर कानून बना रखा था। जो मध्यम परिवार वर्ग के लोग रहते थे, जिनका व्यवसाय, जिनकी आजीविका किसके ऊपर निर्भर थी? नमक को बेच करके उसके माध्यम से अपना घर परिवार चलाते थे, उस पर भी अंग्रेजों ने टैक्स लगा रखा था। तो उसका विरोध करना था, इस वजह से ये दांडी यात्रा गांधी जी ने करी। तो 6 अप्रैल 1930 को, 12 मार्च से शुरू होते हैं, 24 दिन लग जाते हैं, तो तारीख कितनी आते हैं? 6 अप्रैल। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को प्रतीक के तौर पर तोड़ने के बाद एक आंदोलन शुरू किया। उस आंदोलन का नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि भारत में अलग अलग हिस्सों में फैला।
जैसे तमिलनाडु में बात करें तो सी राजगोपालचारी ने चलाया था, पश्चिमी भारत में बात करें तो अब्दुल गफ्फार खान ने चलाया था, जिन्हें खान के नाम से बहुत सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था, जिन्होंने एक लाल कुर्ती नामक संगठन बनाया था, जिन्हें भारत रत्न भी भारत सरकार ने दिया, बाद में पाकिस्तान वो चले गए। ठीक है, महात्मा बुद्ध जी की बात करते हैं तो पहला उपदेश सारनाथ में दिया, इसे क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, पहला उपदेश दिया था। महावीर स्वामी, गलत लिख दिया ये पॉइंट हमने, महावीर स्वामी कौन से नंबर के तीर्थंकर थे, 24वें, जैन धर्म में 24वें नंबर के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और 23वें नंबर के तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ, जे लिख लेना, ये 23वें स्थान के तीर्थंकर थे। टोटल कितने गुरु रहे, 24, तो 24वें नंबर के महावीर स्वामी थे और 23वें नंबर के पार्श्वनाथ थे, है ना। और जैन धर्म का भी उद्देश्य क्या था, अहिंसा, सत्य तो था ही था लेकिन अहिंसा उसके साथ ज्यादा था, जैन धर्म का भी उद्देश्य था। तीर्थंकर मतलब भगवान, तीर्थंकर मतलब गुरु, अपने गुरु जो धर्म में रहे, है ना, तीर्थंकर उनको लिए शब्द बोला गया है। जैन धर्म में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया, कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति होना, क्या की प्राप्ति होना, ज्ञान की प्राप्ति होना, कैवल्य शब्द को भी लिख लेना आप। जजिया कर को फाइनली खत्म किसने कर दिया था 1720 में, मोहम्मद शाह ने खत्म कर दिया था फाइनली 1720 में। इससे पहले अगर जजिया कर को पढ़ेंगे तो जजिया कर भारत के इतिहास में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था 712 में, सिंध प्रांत के लोगों से वसूला था। सिंध प्रांत में अधिकांश जनसंख्या हिंदू रहती थी और हिंदुओं में भी ब्राह्मण सबसे ज्यादा रहते थे। थट्टा नामक एक सुना होगा आपने बंदरगाह था, देवल नामक बंदरगाह था थट्टा नामक इलाके में, थट्टा में ज्यादा युद्ध हुए हैं। तो गलत बोल दिया मैंने, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था क्या, हाँ, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सबसे पहले जजिया कर लगाया था वहां के शासक को हरा करके, तो वहां से स्टार्टिंग जजिया कर की होती है। फिर अकबर ने इसे 1564 में खत्म कर दिया था, फिर औरंगजेब ने 1679 में दोबारा लगा दिया, औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया, लेकिन फाइनली खत्म किसने किया 1720 में, मोहम्मद शाह ने। तो इस तरह यूं ही मुगल साम्राज्य में या इससे पहले 7वीं 8वीं सदी में जजिया कर का चलता रहा है पूरा का पूरा हिसाब किताब। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, माउंट बेटन, जइयो माउंट बेटन था स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, कौन था, माउंट बेटन, वर्ष 1947-48 में, है ना, पहला। लेकिन प्रश्न आ जाए पहला भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल भारत का पूछ रहा है तो सी राजगोपालचारी। लेकिन सी राजगोपालचारी से पहले कौन बन गया था जब देश आजाद हो गया हमारा, उस पद पे था लॉर्ड माउंट बेटन, जो अंतिम वायसराय था, 34वें नंबर का था। ठीक है, माउंट बेटन को याद रखिएगा। इसी ने एक योजना दी थी भारत विभाजन की जिसका नाम था बेटन योजना या माउंट बेटन विभाजन योजना थी, जिसके बाद भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। देखो 3 शब्द मिलेंगे इकोनॉमिक्स में, एक उदारीकरण, एक वैश्वीकरण और एक भूमंडलीकरण। उदारीकरण इकोनॉमिक्स का ही शब्द इस्तेमाल करते हैं, वैश्वीकरण विश्व की बात हो रही है, उदार का मतलब सीमाओं को खोलने की, और भूमंडलीकरण भी मतलब विश्व की बात हो रही है। जिस शब्द यदि आपको कहीं मिल जाए इन शब्दों से शुरू होकर के एक प्रश्न शुरू होता है तो एक उत्तर लगाइएगा। आपसे पूछा जाएगा उदारीकरण की व्यवस्था भारत में कब लागू हुई या वैश्वीकरण कब स्थापित हुआ भारत में, अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, या भूमंडलीकरण कब लागू हुआ, तो वर्ष 1991। आंसर क्या देना है, तीनों शब्द लिख लेना, 1991। इसका मतलब होता है कि भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए, आयात निर्यात को बढ़ाने के लिए सीमाओं को ओपन किया गया, सीमाओं को खोला गया। इससे पहले आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना के बराबर भारत से होता था अन्य देशों के साथ। क्लोज्ड इकोनॉमी का इंडिया उदाहरण था, बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण था भारत, लेकिन खुली अर्थव्यवस्था का उदाहरण कब हुआ, 1991 को, 1991 के बाद। उस समय प्रधानमंत्री जी थे डॉक्टर नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थी, ठीक है, जो कि 10 साल तक प्रधानमंत्री भी रहे। और इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एलपीजी सिस्टम भी बोलते हैं, एलपीजी। इसका मतलब क्या होता है, लिबरेशन, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब ग्लोबल। लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबल, ऐसे भी लिख के देता है। एलपीजी कब लागू हुआ भारत में, तो उत्तर आएगा 1991। एलपीजी गैस ना है जी, आओ कहूँ गैस लगा दें किचन पिचन के चक्कर में हम, ठीक है, मोड़ आओ। एलपीजी बोले तो एलपीजी आर रिलेटेड ऑफ इकोनॉमिक टर्म्स, तो इकोनॉमिक टर्म्स के हिसाब से एलपीजी की बात कर रहे हैं। लिबरेशन मतलब स्वतंत्रता, प्राइवेटाइजेशन मतलब प्राइवेटाइजेशन किया गया, ग्लोबल मतलब वैश्विक स्तर पर जोड़ा गया चीजों को, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को बढ़ाने के लिए। इस व्यवस्था का श्रेय जाता है उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, जो कि भारत के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, विश्व बैंक में भी काम कर चुके, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में काम कर चुके, और उससे पहले कई सालों तक, कई वर्षों तक इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर भी अलग अलग यूनिवर्सिटी में रहे, खासतौर पर पंजाब की यूनिवर्सिटी में रहे। तो गैस बून आए जी, आओ समझ गए होंगे।
सागौन को एक पेड़ होता भैया, काय को पेड़ होता है, सागौन को एक पेड़ होता, सागौन को वृक्ष। तो ये वन या जंगल सबसे ज्यादा कौन सी राज्य में पाए जाते हैं सागौन भाई, एमपी में पाए जाते हैं। छापलियों, केंद्र और राज्यों के बीच का संबंध सरकारिया आयोग से संबंधित है। एक आयोग बनाया था सरकारिया आयोग, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी, 1988 में। तो केंद्र और राज्यों के मध्य में संबंधों को कैसे सुधारा जाए, कैसे इंप्रूवमेंट हो, क्योंकि हमारा देश कैसे बना हुआ है, संघात्मक व्यवस्था है, शक्तियों का विभाजन है हमारे देश में, राज्यों की अपनी शक्तियां हैं और केंद्र की अपनी शक्तियां हैं। तो दोनों के मध्य में कोई टकराव ना हो, प्रशासनिक शक्तियों को लेकर या विधायी शक्तियों को लेकर के या और अन्य शक्तियों को लेकर के, इस चीज को लेकर के एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम सरकारी आयोग था। वर्ष 1983 में इसकी स्थापना गठन किया गया। 1987-88 में इसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, किस हिसाब से इंप्रूवमेंट हो सकते हैं संबंध दोनों के, केंद्र और राज्यों के। तो याद रखिएगा सरकारी आयोग और वर्ष लिखना 1988। एक आर्टिकल पढ़ते हैं 245 और एक और पढ़ते हैं 246, दोनों आर्टिकल। इनमें भारतीय संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद क्या बना सकती है, कानून, किसके लिए, राज्यों के लिए कानून बनाने का अधिकार है। 245 और 46 दोनों लिख लेना। लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। भाई लोकसभा को स्थगित कौन कर सकता है भैया, लोकसभा को स्थगित करने की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। स्थगित मतलब बिल्कुल पोस्टपोन करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को। और गांधी जयंती कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को। किन की याद में मनाते हैं, गांधी जी की याद में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है, उत्तर प्रदेश का जो डांस है, जो डांस हमारी परंपरा है, उत्तर प्रदेश का जो फेमस डांस है उसे क्या बोलते हैं, कथक। कथक उत्तर प्रदेश का बहुत लोकप्रिय डांस है और पेपरों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है उत्तर प्रदेश के लिए, इसको याद रखना। और उत्तर प्रदेश में एक और आता है डांस के अलावा, ये तो डांस हो गया, और गीत उत्तर प्रदेश का राजकीय गीत क्या आता है, नौटंकी। कौन सा आता है, नौटंकी। सबसे ज्यादा नौटंकी वाले इधर ही रहते हैं भाई, है ना। हाँ, नौटंकी आता, ना 8 टंकी आता, ना 7 टंकी आता, ना 10 टंकी आता है ऊपर, सिर्फ 9 और टंकी याद रखना। कहाँ पे होता है ये, यूपी में होता है। उत्तर प्रदेश का प्रचलित है, प्रचलित क्या है, राजकीय गीत है ये, राजकीय गीत। ठीक है। तो नौटंकी को याद रखना और कथक को याद रखना, ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के इंपोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको याद भी रखिएगा। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश, माफ कीजिए, हाँ, ये यूपी में होने वाली पैट की परीक्षा को ध्यान में रख के कछु क्वेश्चन डिजाइन करीजिए। मैंने 2022 के पेपर है, इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं कंबाइंड। जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन देने वाला है वो, और उसी के अकॉर्डिंग उसने पीछे के पेपरों में पूछे हुए हैं उसने। ठीक है। तो पढ़ते रहिए आप और जुड़े रहिए सॉरी, चैनल के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए और लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं। क्लास कैसी लगी, पॉइंट कैसे लगे, कमेंट करके आप बताइएगा। कोई दिक्कत शक समस्या हो तो वो भी आप बताइएगा, उसका समाधान अगली क्लास में हम करेंगे। अपने स्वास्थ्य का हमेशा आप ख्याल रखें। किसका ख्याल रखें, स्वास्थ्य का ख्याल रखें, और लगातार पूरी ईमानदारी और शिद्दत से लगातार पढ़ते रहिए। विज्ञापन बहुत जल्दी आपके सामने आने वाला है, तो पूरी तैयारी और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हुए आप एक अपनी जगह स्थापित कीजिए 52,000 आने वाली वैकेंसी में, और आने वाली दरोगा की भर्ती में। दरोगा की भर्ती भी आ रही है और कांस्टेबल की भर्ती भी आ रही है, तो आपका 1 नंबर उसमें होना चाहिए। और चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो पक्का आप विश्वास के साथ पढ़ते रहिए, एक वर्दी आपको अवश्य मिलेगी, वहां से अवश्य आपकी एक जगह पक्की हो जाएगी। लगातार सभी क्लासों को आप पढ़ते रहिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। और भैया पढ़ने के साथ साथ स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और खाते पीते रहें। ठीक है। और पढ़ाई भी करते रहें। और सभी को राधे राधे है, और राधा कृष्णा की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी। नमस्कार।